दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्राइवेट और सरकारी यानी निजी और सार्वजनिक सेक्टर के अच्छाइयों और बुराइयों पर हम विचार करेंगे। देश काल और परिस्थिति को देखते हुए भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। हम चर्चा करते टाइम दूसरे देशों की तुलना करते हैं कि अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है, जापान में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है, या दूसरे कई देशों के चाइना में और में किसी की अपन तुलना करें तो उनका नाम लेते हैं। लेकिन देश काल और परिस्थिति को देखते हुए हमें अपने देश का पूरा नॉलेज होना चाहिए, अपने देश की परिस्थिति का पूरा जो है ज्ञान होना चाहिए। उन चीज़ों को लेवें तो भारत अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना हम समर्थन करते हैं, जितना हम बिना सोचे समझे प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कर देते हैं और सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के जो क्षेत्र होते हैं उनका हम विरोध करने पर चले आते हैं। तो प्राइवेट क्या होता है और सरकारी क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूं। प्राइवेट वो होता है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो होता है जिसकी स्थापना किसी व्यक्ति द्वारा या बहुत सारे निजी व्यक्तियों द्वारा, प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। तो जाहिर सी बात है उन पर समस्त अधिकार है वो भी उन व्यक्तियों का ही होगा, सरकार का या किसी सार्वजनिक क्षेत्र का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। और सरकार के अंदर क्या होता है कि अगर स्थापना की जाती है किसी संस्था की या किसी विभाग की या किसी इंस्टीट्यूट की अगर स्थापना की जाती है तो वो सरकार करती है। सरकार के अंदर बहुत सारे नियम होते हैं, कायदे होते हैं और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मेनली जन कल्याण का ध्यान रखते हुए इसकी स्थापना की जाती है। इसलिए उसका अधिकार किसका होता है, उस पर सरकार का या सार्वजनिक संस्था का। सार्वजनिक संस्था के अंदर पूरी जनता आ जाती है। फिर होता है उद्देश्य। किसी भी संस्था को, किसी भी सेक्टर को, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उद्देश्य क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर का जो सीधा सीधा उद्देश्य होता है लाभ कमाना और अधिक से अधिक धन संग्रह करना। जैसे सरकारी हॉस्पिटल धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल धड़ाधड़ खुले जा रहे हैं, तो इनका मूल उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक धन कमाना। क्योंकि सरकारी स्कूलों का, सरकारी हॉस्पिटलों का, सरकारी कोई भी संस्था होती है उनकी फीस जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि आम आदमी उसमें अपने बच्चों को एडमिशन दिला ही नहीं सकती। क्योंकि मतलब शुरू से जो आप 0 क्लास से शुरू करते हो, LKG UKG भी शुरू करते हो तो 1-1 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए फीस होती है प्राइवेट स्कूलों की। तो वो वहन हर कोई आदमी नहीं कर सकता। तो ये तो होता है प्राइवेट का। और सरकारी स्कूलों के अंदर क्या होता है, लाभ पर कम ध्यान दिया जाता है। सरकारी स्कूलों क्या, सरकारी संस्थाओं पर, जैसे ONGC हो गया और हो गया, ये चीज़ें हैं लाभ पर कम, जन कल्याण पर ज़्यादा ध्यान देती है। यानी कि जनता को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाई जाती है। हॉस्पिटल के अंदर इलाज फ्री होता है, स्कूलों के अंदर फीस नहीं लगती, कॉलेजों के अंदर फीस नहीं लगती, या फिर नाम मात्र की फीस होती है, या तो फ्री होता है या फिर नाम मात्र की फीस होती है, तो एक क्वेश्चन मनी के रूप में या फिर विकास शुल्क के नाम पे थोड़ा बहुत एक नाम मात्र की शुल्क ली जाती है। ये होता है सरकारी का। फिर होता है निर्णय कौन लेता है, प्राइवेट के अंदर निर्णय कौन लेता है, उनका मालिक लेगा। सीधी सी बात है, बाजार को देखते हुए मांग और पूर्ति के अनुसार कौन से पर वो निर्णय लेता है, उनका मालिक लेता है। और सरकार के अंदर सरकार द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए, चाहे उसमें लाभ हो ना हो, लाभ को नहीं देखा जाता, जन कल्याण को देखा जाता है, उसमें जनता की भलाई को देखा जाता है, जनता पर विपरीत असर ना पड़े, जनता को रोटी कपड़ा और मकान ये टाइम से मिल जाए, इस पर ध्यान दिया जाता है। उनको जो मूल जो अधिकार है ना, मूल मानव मात्र को जीने के लिए मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसके निर्णय लिए जाते हैं। और जवाबदेही को लेवें तो जवाबदेही प्राइवेट के अंदर मालिक की जवाबदेही और उसके अंशधारकों की जवाबदेही, इनके दोनों अब अंदर के जो सिस्टम होता है उसी के प्रति जवाबदेही होती है। बाहरी लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही वो नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती, उनका कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। सरकार द्वारा क्या होता है,
सरकार द्वारा स्थापित जो भी संस्था होती है, सेक्टर होती है, जनता का ध्यान रखा जाता है, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। अगर कोई गलत कानून या गलत कोई नीति बन चुकी है तो जनता अगर उसका विरोध करे तो उसको कैंसिल करना पड़ता है या उसमें संशोधन करना पड़ता है। अब होता है चरित्र कैसा है। निजी क्षेत्र का चरित्र कैसा होता है, वो एक निजी व्यक्ति का चरित्र होता है। निजी व्यक्ति जैसा अपने नियम कायदे बना देता है उसके अनुसार ही होता है। और सरकारी जो संस्था होती है, सार्वजनिक संस्था होती है, उसमें जो चरित्र होता है वो राजनीतिक होता है। यानी कि हम जो सरकार में बंदों को, सरकार में नुमाइंदों को या हमारे जनप्रतिनिधियों को, जिनको हम चुन करके भेजते हैं, हम उनसे मांग करेंगे या उनके पास हम जाएंगे कि हमारे खिलाफ ये जो है कानून बना है या अच्छा नहीं बना है, तो उसके प्रति हम राजनीतिक चरित्र होता है, उनके हम कह करके उनको कैंसिल या उसमें संशोधन करवा सकते हैं। फिर है कार्य क्षेत्र। जो प्राइवेट होता है उसका कार्य क्षेत्र कैसा होता है, उसका कार्य क्षेत्र होता है सीमित होता है, छोटा क्षेत्र होता है। वो तो क्योंकि वो क्यों बढ़ाएगी, अगर उसको लाभ नहीं हो रहा है तो उसको कम कर देगी, लाभ हो रहा है तो उसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेगी, या फिर उस लाभ को कोशिश करेगी कि आप इतने ही आदमी करो, 10 आदमियों का काम है तो आप 15 का करो, और धीरे धीरे आपको इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन इसका कार्य क्षेत्र है वो जन कल्याण को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों तक क्षेत्र पहुंचाने के लिए, सेवा पहुंचाने के लिए इनका कार्य क्षेत्र है वो व्यापक होता है। अब कानूनी बाध्यता का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई जनता के विपरीत या जनता पर कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है उनकी नीतियों से, तो कानूनी बाध्यता कितनी है। प्राइवेट के अंदर तो न्यूनतम होती है, नाम मात्र की बाध्यता होती है, और सरकारी के अंदर पूर्णतः कानून के दायरे में रहकर नीतियां और कानून बनाए जाते हैं। तो ये हो गया सरकारी और गैर सरकारी में अंतर। फिर हो गया जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी सरकारी के अंदर अगर मान लो आप काम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर काम में अगर थोड़ी बहुत अगर मान लो आप में किसी भी प्रकार की, वो नहीं देखते कि आपकी बात मजबूरी है या कुछ भी है, अगर काम में थोड़ी सी भी आपकी शिथिलता आ गई तो आपको जॉब से निकाल देंगे। वो आपका ना तो पेंशन देंगे, ना आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटी देंगे, आपको कहते काम होता है तो आओ, नहीं तो आप अपने घर चले जाओ। इस तरह से वो उनको जॉब सिक्योरिटी के नाम मात्र की कोई चीज़ नहीं है। जॉब सिक्योरिटी मतलब जब तक आप काम करोगे तब आपको पैसा मिलेगा, और काम में नहीं करोगे, छुट्टी पर चले जाओगे, रिटायरमेंट हो जाओगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन सरकारी के अंदर क्या आता है, पूर्ण सुरक्षा होती है। सुरक्षा होती है आपकी, अगर मान लो इसमें अगर बीमार हो तो आपको मेडिकल छुट्टियां मिल जाती है, अगर प्रेगनेंसी है आपकी तो 6-6 महीने की 2 बार छुट्टियां मिल जाती है। फिर उसको बच्चों को देखभाल के लिए और के लिए 6-6 महीने की और छुट्टी मिल जाती है। महिलाओं को, पुरुषों को भी मेटर्निटी अवकाश 15 दिन का मिल जाता है, दो बार। तो ये एक सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी थी। प्राइवेट के अंदर नहीं भाई, डिलीवरी होगी तो पेमेंट कटेगी, या आपकी 15 दिन रहो 10 दिन उसके पेमेंट कटेगी, ये प्राइवेट के अंदर ये होता है। और सरकारी के अंदर पूर्ण रूप से एक सिक्योरिटी होती है। फिर उसको रिटायरमेंट के बाद में एक जो है नियमानुसार पेंशन भी मिलती है। अब ये तो हो गया इसमें मोटा मोटा अंतर। अब हम व्यवहारिक रूप से देखें तो प्राइवेट और सरकारी के अंदर हमारे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, गांव में या और कहीं, अपन सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन इतना होता नहीं है। और इसमें क्या होता है कि जितनी मर्जी है भर्ती हो जाते हैं। अगर 10 की सीट है ना, 50 की सीट है, बच्चे 60-70 हो रहे हैं और एडमिशन ले लेंगे, 2 सेक्शन बना देंगे, 3 बना देंगे, 10 बना देंगे। तो उसमें ये सोचते हैं कि प्राइवेट में लगा दो, फीसें वगैरह जो भी है उस हिसाब से वो लगा लेते हैं। फिर सरकारी कॉलेज के अंदर क्योंकि कंपटीशन होता है, कॉलेज की जब शिक्षा होती है तो सरकारी कॉलेज में हमारा एडमिशन होना चाहिए, चाहे बीएड करो चाहे एसटीसी करो, हमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए। आईआईटी करो, ये डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, सरकारी कॉलेज में हमारा एडमिशन होना चाहिए। तो ये मतलब एक तरफ तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, फिर सरकारी कॉलेज में हमारा एडमिशन होना चाहिए, और उधर प्राइवेट स्कूल की आप प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर नौकरी, अगर कोई नौकरी लगती है तो सरकारी लगो, प्राइवेट में हम काम नहीं करेंगे, हम तो सरकारी नौकरी लगेंगे। भाई आपने स्कूल में प्राइवेट पढ़ाया, अब आप कॉलेज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, अब नौकरी लगती है तो आप प्राइवेट क्यों नहीं करते, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, क्योंकि वहाँ तनख्वाह कम देते हैं, वहाँ आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन पेमेंट वहाँ पे कम होती है, जिससे आपका ठीक ठाक 2 टाइम की रोटी ही मिलती है। फिर बड़े स्कूलों की या फिर और जैसे जैसे करते करते हैं तो ठीक ठाक मिलती है। लेकिन सरकारी के अंदर टाइम टू टाइम इनका डीए वगैरह बढ़ता रहता है, और उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, मेनली उसमें जॉब सिक्योरिटी होता है। और दूसरा अपन क्या करते हैं,
रिश्ता करना है, हमें सरकारी आदमी चाहिए, जवाई चाहिए सरकारी चाहिए, ठीक है, बहू चाहिए वो सरकारी नौकरी लगी हुई चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के नहीं 5-10 हज़ार वाली वो नहीं। बेटी नौकरी लगानी है तो सरकारी नौकरी लगानी है और कोई काम नहीं करना, बेटा सरकारी नौकरी लगाना है। और रिश्ते आता है तो वो क्या करता है भाई, सरकारी नौकरी करता है, तनख्वाह कितनी है 50,000। उधर काम क्या करता है भाई, प्राइवेट, तनख्वाह कितनी है 2 लाख। तो भी इज्जत किस में है, सरकारी नौकरी में, क्योंकि वो स्थायित्व है उसमें, पेंशन सिक्योरिटी, जीपीएफ एसआई वगैरह ये सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है। और जब हम इलाज कराने जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, नौकरी सरकारी हॉस्पिटल में, ये कौन सा रूल हो गया भाई। तो अगर आपको, और दूसरा ये भी है, अगर किसी की भर्ती होती है, मान लो कोई नौकरी की भर्ती होती है, किसी कर्मचारियों की भर्ती होती है, अधिकारियों की भर्ती होती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपका कोई नहीं सुनेगा, जिसको रख लिया वो रख लिया, काम करोगे उस हिसाब से रख लिया। फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, वो सारे भाई भतीजावाद चलता है, सब कुछ चलता है उसमें, किसको लिया कैसे लिया, आप कोई भी आप उसमें जवाबदाही नहीं है आपको। यानी आपने किसको रखा, अपनी हॉस्पिटल खोली, आपने किसको रखा किसको नहीं रखा, फिर इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है या कोई जवाबदेही नहीं है, मैंने रखा मेरी मर्जी है। लेकिन सरकारी के अंदर नियमानुसार योग्यतानुसार सभी का प्रतिनिधित्व ध्यान में रखते हुए भर्तियां की जाती है। और भर्ती में पारदर्शिता देखें तो प्राइवेट में कोई पारदर्शिता नहीं होती, सरकारी के अंदर पूर्ण पारदर्शिता होती है। अगर पारदर्शिता नहीं बरसते हैं, आपका अगर मान लो लगता है कि इसमें धांधली हुई है या कुछ हुआ है, तो फिर आप आरटीआई इस तरह से आप लगा सकते हैं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम है उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट दी बेस्ट कोई नहीं कहता, प्राइवेट को दी बेस्ट कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर आपकी चलेगी नहीं, नियम कायदे वगैरह उनके खुद के ही चलते हैं। फिर होता है फीस, प्राइवेट स्कूलों में, अस्पताल में और दूसरे जो कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेज उनमें फीस तो अनाप शनाप लगती है, बहुत सारी लगती है। और सरकारी के अंदर फीस कम होती है या होती ही नहीं है। जैसे और दूसरी बात, सरकारी चीज़ों को पनपाना सरकार के हाथ में है, क्योंकि नीति निर्माण का काम वो करते हैं, नीतियाँ वे बनाते हैं। वो चाहें तो सरकारी सेक्टर को आसमान पर ले जा सकते हैं, वो चाहें तो उसको गिरा भी सकते हैं या नॉर्मल उसको एक घिसा पिटा कर सकते हैं। जैसे जियो एयरटेल ये धनाधन चल रहे हैं, लेकिन हमारा बीएसएनएल, आज तक बीएसएनएल हमारे घरों में टेलीफोन लगे हुए थे जो दूरसंचार विभाग के इतने सालों से आज़ादी से लेके आज तक काम करते हुए आ रहे। जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ इन सबको फेल कर दिया, एमटीएनएल तो फेल ही हो गया, मतलब खत्म ही हो गया, शायद होगा ही नहीं। और बीएसएनएल बेचारा एकदम अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि इसके अंदर सरकार इसको जो आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करती। इसलिए जियो वाले या फिर एयरटेल वाले या दूसरी कंपनी वाले ये अपना दुकानदारी चला रहे हैं, क्योंकि इनकी जो जो नेटवर्क है वो बहुत ही डल टाइप का बना दिया है बीएसएनएल को। अगर बीएसएनएल को बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं वो एक तरह से सोच के देखें कि मैं अगर प्राइवेट में नौकरी करूं और मेरे को 10,000 मिले और उधर आप सरकारी में नौकरी करो आपको 50,000 मिले, तो बताओ कैसा रहेगा। लेकिन सुनी सुनाई बात और मीडिया और तरह तरह के ये जो मतलब सुनी सुनाई बात जिन पे पूरा गहन नहीं किया जाता, जिन पे पूरा यानी किसी भी जगह अपने आप को रख करके आप निर्णय लोगे, जनहित की सोच करके निर्णय लोगे, तो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने वाली। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।